हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये नया वीडियो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आखिर ये क्यों कराए जाते हैं? ये इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपके जब भी टेस्ट या एग्जाम्स हों तो आप जो है ना इन वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं, तो चैप्टर आप समझ चुके होते हैं। बस हमें चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम रिवाइज कर लें। तो ये जो हमारे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन जो आ रहे हैं, इनमें हम एकदम फटाफट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपके एजुकेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए हमारे चैनल पर दिए जाने वाले सारे ही वीडियो आपको 100% फ्री होते हैं। मतलब आप किसी भी क्लास यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपका एनटीएनसी, ओलंपियाड, जितना भी आप देखना चाहेंगे 100% फ्री है। वीडियो आप जितनी बार देखना चाहें, जब देखना चाहें, टोटली फ्री है। इसके लिए हम आपसे किसी भी पेमेंट की मांग नहीं करते हैं। आते हैं आज के वीडियो पे। जैसे हमने बोला कि आज एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। ये है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, क्षितिज भाग 2। हमारी जो मेन हिंदी की पुस्तिका है क्षितिज भाग 2, उसी का है 10वां अध्याय, नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस कहानी के अंदर हमने पढ़ा था कि देशभक्ति की भावना ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों के अंदर होती है। अगर शारीरिक रूप से भी अगर कोई व्यक्ति नहीं सक्षम है या कोई बच्चा है, कोई भी है, सभी के अंदर समान भावना होती है देशभक्ति की। तो इस कहानी में हमने यही जाना था। तो चलिए इस कहानी को हम फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये फटाफट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो कहानी क्या है? इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी ने ये कहा है कि एक भूभाग जो चारों ओर से सीमाओं से घिरा हुआ है वह देश नहीं कहलाता। यानी कि हम चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, तो ये नहीं है कि भारत एक देश है। देश तो है, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत कुछ है। स्वयं प्रकाश जी ने कहा है कि देश इसके अंदर रहने वाले नागरिकों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि सबके मेल से ही एक पूरे देश का निर्माण और विकास होता है। जाहिर सी बात है, खाली देश का मतलब ये थोड़ी ना हम लोग इसके अंदर रहते हैं, हमसे देश बनता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से ये देश बनता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी कुछ इसको मिलकर एक क्या बनाते हैं? देश बनाते हैं। और यही सब इसी की देश के विकास में भी ये योगदान देते हैं। जो व्यक्ति इन सभी से प्यार करने और इन्हें सुरक्षित व समृद्ध बनाने की भावना अपने हृदय में रखता है, केवल उसे ही देशभक्त कहा जा सकता है। अब ये कहिए कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई करें तो ही हम देशभक्त होंगे, तो ऐसा नहीं कह सकते। अगर हमारे देश में इतनी सारी नदियां हैं, अगर हम उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैं तो हम देशभक्त हैं। हम यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तो हम देशभक्त हैं। हम जानवरों की सेवा करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो हम देशभक्त हैं। मतलब इस देश के लिए किया जाना वाला हर एक छोटा सा छोटा कार्य जो हम इस देश की भलाई के लिए करते हैं, वो हमारी देशभक्ति को प्रकट करता है। इस कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन चश्मेवाले के जरिए देश के लाखों करोड़ों नागरिकों के इस महत्वपूर्ण योगदान को जीवित व स्पष्ट मूर्ति का रूप दिया है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो है कैप्टन चश्मेवाला, उसके माध्यम से ये उन सभी व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं छोटे रूप में ही अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो जाहिर सी बात नहीं है कि हम बहुत बड़ा बलिदान करें तो ही हम देशभक्त हों। हम जरा सा भी कार्य करते हैं तो भी हम देशभक्त ही कहलाते हैं, जो कि अपने अपने विभिन्न तरीकों से इस देश का निर्माण हेतु महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। और इस शुभ काम में बड़े नागरिक ही नहीं अपितु छोटे बच्चे भी सहयोग देते हैं। जैसे कि हमने कहानी की शुरू में बताया था कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। तो आप देखिए कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, या हम खुद भी हम देखते हैं अपने आप को भी कि हम भी देशभक्ति के बहुत से कार्य करते हैं। अगर हमने सफाई रखा, ठीक है, हमने अपने घर, अपने बाहर सब चारों तरफ सफाई रखा, किसी की मदद करी, किसी को खाने के लिए भोजन, गर्मियों में पानी दिया, पक्षियों के लिए ध्यान रखा पानी दाने का, तो ये भी हमारी देशभक्ति ही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने देश की उन्नति या विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।
और इस कहानी में यहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति और कुछ बच्चों के माध्यम से देशभक्ति को दर्शाने की कोशिश करी गई है कि देशभक्ति पर किसी एक की मोनोपोली नहीं होती। यहाँ पर सभी अपने तरीके से देशभक्ति का जो भाव है वो दिखाते हैं। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में लेखक ने बताया कि हालदार साहब, जो कि इस कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण किरदार हैं, उन्हें कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर जाना पड़ता है जिससे ये कहानी जुड़ी है। वह एक छोटा सा कस्बा है जिसमें कुछ पक्के मकान, एक लड़के लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट बनाने का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका का दफ्तर था। तो हमारे सबसे जो मेन कैरेक्टर हैं वो कैप्टन जी हैं। दूसरे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है हालदार साहब। वो एक कस्बे से गुजरते हैं जो कस्बे में थोड़ा बहुत है। एक लड़के लड़कियों का विद्यालय है, नगर पालिका है, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है। तो ये सब है, वो अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से होकर गुजरते हैं। अब छोटे से कस्बे में एक नगर पालिका थी तो वह कुछ न कुछ तो करती रहती थी। यह समय समय पर उस कस्बे का निर्माण कार्य पूरा करती थी, जैसे शौचालय बनवाना, कभी कभी सम्मेलन करवाना, कभी कुछ सड़कें पक्की करवाना, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा देना। नगर पालिका के एक उत्साही प्रशासक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये संगमरमर की मूर्ति लगवानी चाहिए। तो अब नगर पालिका, जैसे होता है नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करती है, तो वो काम करती रहती थी छुटपुट। तो एक ऐसे ही वहाँ नगर पालिका के एक अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो शहर के चौराहे पर लगवा दिया जाए, सेंटर पॉइंट पे। तो उन्होंने ऐसा सोचा और करवाना चाहा। क्योंकि इसे बनवाने का बजट बहुत ज़्यादा आ रहा था और बोर्ड का शासनकाल बहुत कम बचे रहने के कारण इस मूर्ति को बनवाने का काम इस कस्बे के ही हाई स्कूल के एक शिक्षक मोतीलाल जी को दे दिया गया। मूर्ति 1 महीने में बनकर तैयार कर दी गई। मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, बस एक चीज़ की कमी छूटी थी। मूर्तिकार नेताजी की आंखों पर चश्मा बनाना भूल गया था। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दे रही हो। तो अब क्या हुआ, वो जो प्रशासनिक अधिकारी था नगर पालिका का, उसने सोचा तो, लेकिन अब जब मूर्ति बनवानी है तो बजट भी चाहिए होगा। तो जो बजट आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था और इनके पास समय कम था, क्योंकि उनका शासनकाल खत्म होने, भाई नगर पालिका के भी चुनाव होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, उसके बाद सरकार बदल जाती है, दूसरे फिर से चुनाव होता है। तो इनके पास भी समय कम बचा था। तो इन्होंने क्या किया, शहर के जो मास्टर साहब थे उनको दे दिया, मोतीलाल जी को, भाई आप मूर्ति बनाइए। तो उन्होंने मूर्ति बनाई। मूर्ति बहुत सुंदर थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस क्या था, उनकी भाई सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मा पहनते हैं ना गोल्ड फ्रेम वाला, वो नहीं था। अब इसमें अब ये कमी तो थी भाई। हम लोग अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इमेजिन भी करना चाहें तो उन्हें बिना चश्मे के हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हमेशा हमने ऐसे ही देखा है। मगर मूर्ति इतनी अच्छी थी, जैसे लगता है कि वो हमसे कह रही हो कि भाई हमने देश के लिए इतना बलिदान किया है तो तुम भी बलिदान करो। मतलब एकदम सजीव सी जान पड़ती थी। उस कस्बे में आते जाते हालदार साहब ने जब उस संगमरमर की मूर्ति को देखा तो उन्होंने कहा, वाह भाई, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि संगमरमर की मूर्ति पर एक असली का चश्मा। पहले दिन हालदार साहब ने मूर्ति पर सचमुच का चश्मा देखा तो बहुत खुशी हुई, पर यह जानकर कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। दूसरी बार जब वह फिर वहां से आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा देखा। अब जैसे कि पता है कि हालदार साहब हर 15 दिन में वहाँ से गुजरते थे, तो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को देखा। मूर्ति तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो चौंक गए देखकर कि मूर्ति पर असली चश्मा लगा हुआ था। अब जैसे असली चश्मे का मतलब, चश्मे के फ्रेम बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, चौकोर होता है, गोल होता है। तो उन्होंने देखा, अरे ये मूर्ति अच्छी है कि भाई मूर्ति उस पर अलग तरह का चश्मा लगा हुआ है। तो उनको ये लगा कि हाँ, ये असलियत दिखाने का तरीका है या देशभक्ति दिखाने का तरीका है। उनको बहुत प्रशंसनीय लगा। दूसरी बार जब वो गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदल गया था। अब चश्मा दूसरा हो गया था, गोल्ड फ्रेम, पहले चौकोर फ्रेम का था, अब गोल्ड फ्रेम का चश्मा हो गया था। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई चश्मा कैसे बदल रहा है, मूर्ति तो नहीं बदल सकती है। तो उनको भी ताज्जुब हुआ। तीसरी बार भी चश्मा बदला हुआ था। भाई दूसरी बार देखकर ताज्जुब खाए, लेकिन तीसरी बार जब गुजरे तो फिर तीसरी बार चश्मा चेंज था। वह बहुत हैरान हुए कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो इस बात के पीछे का राज
जानने के लिए इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा हर दिन बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन नाम का एक चश्मा बेचने वाला एक आदमी उस मूर्ति पर चश्मा पहनाता है और जब उसके किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना हो तो वह उस चश्मे तो उतार कर दूसरा चश्मा मूर्ति पर पहना देता है। हालदार साहब तुरंत समझ गए कि कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति बेकार लगती होगी, इसीलिए वह चश्मा पहनाता रहता है, कभी बिना चश्मे की मूर्ति को नहीं छोड़ता। फिर हालदार साहब उस पान वाले से यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र है या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही। तो अब तीसरी बार जब हालदार साहब उस वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा फिर चश्मा। भाई अब क्या हुआ, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी। उन्होंने सोचा भाई अब तो हमें पता करना पड़ेगा भाई इनके चश्मे कैसे बदल रहे हैं। हर 15 दिन में वो गुजर रहे थे और चश्मा बदल रहा था। तो वहाँ चौक पे एक पान वाले की दुकान थी, जहाँ मूर्ति थी उसी के सामने पान वाली दुकान थी। उन्होंने पूछ लिया भाई ये बताओ कि कैसे बदलता है। तो उन्होंने बताया कि एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है कैप्टन, वो जो है या इसके चश्मे बदलता रहता है। उसके चश्मे की दुकान है, वो चश्मा बेचता है। तो जब उसे किसी व्यक्ति को मूर्ति पे लगे चश्मा अच्छा लगता है तो वो उतार के दे देता है, उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। तो वो सोचते हैं हालदार साहब कि लगता है कि भाई वो व्यक्ति जो है उसको नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे की अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो पहनाता रहता है। तो वो इस फीलिंग के साथ उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो दोबारा पान वाले से पूछते हैं कि यानी कि वो उनको ये लगा ना कि जो कैप्टन है वो बड़ा देशभक्त आदमी है। तो अब उन्होंने पूछा क्या जो कैप्टन है वो नेताजी का फ्रेंड है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है जो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस से इतना वो है बॉन्डेड है कि उनके मूर्ति में चश्मा बदलता रहता है। पान वाले ने चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए कहा कि वह तो लंगड़ा व पागल है, वह कैसे फौज में भर्ती हो सकता है। हालदार साहब का चश्मे वाले का इस प्रकार से मजाक बनाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालदार साहब ने जब सामने से आ रहे कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए कि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी यही कैप्टन चश्मे वाला है। अब क्या हुआ कि पान वाले से उन्होंने पूछा कि भाई वो क्या कोई सिपाही है आज़ाद हिंद फौज का या उनका मित्र रहा। तो उसने बड़ा मजाक उड़ाते हुए बोला कि कैप्टन वो लंगड़ा पागल आदमी मरियल सा वो कहाँ से फौज में जाएगा। वो तो उन्होंने बताया कि एक जो है वो लंगड़ा व्यक्ति है। फिर सामने से कैप्टन आ रहा तो उसने बोला वो देखिए वो आ रहा है। तो जब हालदार साहब ने देखा तो वाकई में एक बूढ़ा सा एकदम दुबला पतला सा और विकलांग था, उसकी एक टांग नहीं थी और सामने से चला आ रहा था। तो उन्होंने बोला क्या ये कैप्टन है। लेखक ने बताया कि हालदार साहब जब 2 वर्ष तक उस छोटे कस्बे से गुजरते रहे तो नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान भी बंद थी। उस चौराहे की लगभग सारी दुकानें ही बंद थी। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि चश्मा मूर्ति पर नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो पता चला कैप्टन चश्मे वाला मर गया। यह सुनकर हालदार साहब दुखी होकर चुपचाप वहां से चले गए। अब लेखक जो हम बताते हैं कि हालदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे, मूर्ति के चश्मे बदलते रहे, हमारे हालदार साहब देखते रहे, प्रसन्न होते रहे। ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। 2 साल बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक दिन नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। अब वो पूछना चाहते थे, देखा पान वाले की दुकान बंद है, इवन वहाँ की सारी ही दुकानें बंद थी। तो उस दिन चले गए। फिर कुछ दिन बाद 15 दिन बाद आए, उन्होंने देखा फिर मूर्ति पे चश्मा नहीं है। इस बार उन्होंने पान वाले की दुकान खुली थी, वहाँ से पूछ लिया क्या कारण है कि भाई इसकी दुकान जो है मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो उस दिन बड़ा दुखी मन से बोला कि ये पान वाले ने कि कैप्टन जो है वो मर गया। तो ये बात सुन के जब वो पान वाला बता रहा था तो वो भी दुखी था और जब नेताजी सुन रहे थे उनको भी बहुत दुख हुआ। भाई एक देशभक्त जो था वो नहीं रहा, पहचान का हो चाहे जैसा हो, लेकिन एक देशभक्त व्यक्ति जो नहीं रहा था, इस चीज़ का हालदार साहब को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये बताते वक्त पान वाले की आंखों में भी आंसुओं से भरी हुई थी। पान वाला जब बता रहा था उसकी भी आंखें आंसू से भरी थी। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वह कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वह नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और नेताजी की मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। परंतु चौराहे पर पहुंचते ही उन्होंने आखिर मूर्ति की ओर देख लिया
और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर छोटा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो कि छोटे बच्चों ने अपने हाथों से बनाया था। यह देखकर वह बहुत खुश हुए। देश पर शहीद होने वाले वीरों के छोटे बच्चों की भावना व देशभक्ति पर वह भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू भर आए। अब क्या हुआ, जब वो पान वाला बता रहा था कि कैप्टन मर गया, तो वो भी रो रहा था क्योंकि वो भी दुखी था। कुछ नहीं, वहाँ से वो बिना पान खाए चले जाते हैं। फिर 15 दिन बाद फिर वही होता है, उनको वहाँ से गुजरना होता है। इस बार उन्होंने सोचा कि मैं इस कस्बे से जाऊँगा नहीं, अगर जाऊँगा भी तो उस मूर्ति की तरफ से नहीं देखूँगा, आज पान वाले के पास पान भी नहीं खाऊँगा। तो उन्होंने ड्राइवर से पहले बोल दिया कि गाड़ी आज रोकना नहीं, आज सीधे चलना। तो ड्राइवर अपनी स्पीड से जा रहा होता है और उन्होंने ये भी सोचा था मूर्ति की तरफ नहीं, लेकिन आदत से मजबूर उन्होंने सोचा तो था मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी नज़र मूर्ति की तरफ चली ही जाती है और इस बार वो देखकर चौंक जाते हैं। इस बार नेताजी की आंखों पे सरकंडे का चश्मा लगा था। सरकंडा मतलब एक जो है ऐसी लकड़ी होती है जिसको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं और बच्चे उससे तरह तरह की आकृतियां बनाकर खेलते भी रहते हैं। तो वो गांव के बच्चों ने सरकंडे से मोड़कर जो है चश्मा बना दिया था छोटा से और नेताजी की मूर्ति को पहना दिया था। तो जब उन्होंने ये देखा तो तुरंत उन्होंने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकती उससे पहले ही वो कूद के वहाँ से बाहर आ गए और मूर्ति के सामने जाकर वो देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक कैप्टन मर गया तो क्या हुआ। उनको ये देख के बहुत खुशी हुई कि आगे आने वाली जो पीढ़ी थी उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और वो वही मूर्ति के सामने भरी आंखों के साथ नेताजी की मूर्ति को देखते रहते हैं। और इसी तरीके से ये पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा पाठ था, बहुत ही मज़ा आया। मैंने भी जब पढ़ा था और आप लोग को भी मज़ा आया होगा। चलिए इसी पाठ से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। ये वो प्रश्न है जिन्हें हमने अभी तक किया नहीं है, मगर ये चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो क्या है, हालदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था, इसे आप कितना उचित समझते हैं? हालदार साहब उसे सहानुभूति का पात्र मानते थे, तो क्या ये सही है? तो क्या है, हालदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उसे सहानुभूति रखते हैं। उनके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र है। अब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक तो वो बुजुर्ग है, लंगड़ा है, अपनी जीविका खुद कर रहा है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है और उसके पास अपनी दुकान भी नहीं है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ अगर हालदार साहब ने सहानुभूति रखी है तो कुछ गलत नहीं। हम भी होते तो शायद हम भी सहानुभूति ही रखते। तो अगर आप भी होंगे तो आपके साथ भी ये होगा कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है मगर उसके हालात गलत है। तो यहाँ पर क्या था कि उसके साथ अगर उन्होंने, हालदार साहब ने सहानुभूति रखी थी तो वो पूर्णतः सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है? जाहिर सी बात है, ये प्रदर्शित करता है आने वाली पीढ़ी भी हमारी देशभक्तों की इज्जत, उनकी क्या कहते हैं, उन्होंने जो बलिदान किए हैं उसको हम सम्मान रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में भी देश प्रेम है और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे नहीं जानते कि देशभक्ति क्या है, वो ये जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए कितना कार्य किया है और उनके लिए हमारे दिल में सम्मान, आदर सभी कुछ है। इसीलिए उनकी मूर्ति पर बच्चों ने जैसे बन पड़ा एक सरकंडे का चश्मा बनाकर लगाया था। प्रश्न संख्या 3 है, कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? क्या कारण था कि कैप्टन बार बार मूर्ति के चश्मे को बदल रहा था? कैप्टन देशभक्त तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे देता और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। अब क्या भाई, वो चश्मा बेचता था तो उसके पास तो बहुत सारे चश्मे थे। तो एक बार जब उसने देखा होगा कि उनकी मूर्ति पे चश्मा नहीं है तो उसने अपने पास से एक चश्मा लगा दिया। अब जब कोई ग्राहक आया कि नहीं भाई वो चश्मा हमको चाहिए जो मूर्ति पर लगा है,
तो फिर वो क्या करता है, वो मूर्ति का चश्मा निकाल कर ग्राहक को दे देता और नेताजी की मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता। क्यों? क्योंकि भाई वो एक देशभक्त व्यक्ति था। उसे लगा कि भाई हमारे इतने बड़े जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी आंखों पे चश्मा नहीं, जबकि उनको हम जब भी इमेजिन भी करते हैं तो उनका चश्मा हमारी इमेजिनेशन में उनके रहता है, हमारी इमेज। तो इसलिए हम उनको बगैर चश्मे के इमेजिन नहीं कर सकते, तो मूर्ति हम देख कैसे सकते हैं। तो इसीलिए कैप्टन उस पर चश्मा लगा दिया करता था, लेकिन ग्राहक के मांगे जाने पे उसे दे के वो वाला चश्मा दे देता था और दूसरा बदल के वहां पे फिर से लगा देता था। प्रश्न संख्या 4 है, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें संदेश क्या देना चाहते हैं। नेताजी चश्मा नाम के पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, इस जो हमारा पाठ हमारे सामने है, कि खास तौर से युवा वर्ग से, कि हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, हमारे दिल में उनके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए और हम अपने कार्य व्यवहार यानी कि अपने एटीट्यूड से हर तरीके से हम अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। कि कैसा, मतलब जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही कोई काम करें कि हमारा नाम किताबों पे दर्ज हो, 4 लोग हमारा नाम ले। हम बहुत से, जैसे हमने पाठ के शुरू में बताया था, हम देश के लिए छोटा सा भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर जो भावना है देशभक्ति की वो सामने निकले, क्योंकि देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता है, देश अंदर रहने वाले लोगों से, जीव जंतुओं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय परिस्थितियों से बनता है। तो अगर हम उनके लिए भी कुछ कार्य करते हैं तो भी वो हमारी देशभक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हमारा एक्शन जो होगा, हमारा जो कार्य होगा, वो देशभक्ति को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर ये पार्ट हमने पूरा खत्म किया, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपके टेस्ट या एग्जाम हो, फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज करिए और अपने अच्छे से एग्जाम भी दीजिए। तो ये जो वन शॉट रिवीजन है ना हमारे, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए वन शॉट रिवीजन आ रहे हैं। तो अब इन वन शॉट को हम देखेंगे कैसे। उसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही आएंगे मैग्नेट ब्रेन पे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर नीचे की साइड में CBSE इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वन शॉट रिवीजन। आप इस वन शॉट रिवीजन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है। आपकी क्लास क्या है? 10th। यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है ना, बस आपको ये वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 10th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए सभी कुछ दिया है। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए आप सपोज आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, बुक वाइज आपकी बुक्स है ना कई सारी, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने हैं, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। रिवीजन जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट या एग्जाम हो आप इसे फटाफट दे सकते हैं। हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसीलिए हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ जितना भी कंटेंट है ये टोटली अरेंज्ड है, यानी कि आप देखेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज टोटली अरेंज है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।